हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और आज की इस वीडियो में हम आजीविका इकाई 1 के एमसीक्यूज देखेंगे। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। तो जो भी एमसीक्यूज हैं पिकासो की बुक में, वो सारे हम देखेंगे और इसमें इकाई 1 में लगभग 200 क्वेश्चंस हैं। तो हम पार्ट पार्ट में देखेंगे, भाग इसको कुछ भाग में बांट देंगे। तो आज लगभग 60 क्वेश्चंस होंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक यूनिट एक साथ करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इकाई 1 आजीविका से। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो पृथ्वी से उत्पादों को निकालता या काटता है। इस क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, जलीय कृषि, खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या था? कृषि का योगदान था 51%। ठीक है, अगला देखते हैं। कृषि भारत की आत्मा है, निम्न में से किसने कहा था? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला देखते हैं। भारतीय कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? अ, दुर्लभ भूमि एवं श्रम अतिरिक्त अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में सबसे अधिक योगदान। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो आई थिंक हम ये बार बार पढ़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1970-71 में। ठीक है, 1970-71 में पहली बार कृषि गणना जनगणना हुई थी। अगला देखते हैं। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान होते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सीमांत किसान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कृषि ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य समिति। ठीक, अगला देखते हैं। कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश राज्य समिति ने की थी। इस समिति का गठन फरवरी 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न करते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। हाँ, वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? तो वो कम से कम 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लघु सिंचाई परियोजना का कृषि लगान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? यहाँ पे पूरे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। अगला देखते हैं स्लाइड में। यहाँ पे पिछला क्या लिखा था? 3,000 हेक्टेयर, 2000 या 1,500 हेक्टेयर या फिर 1,000 हेक्टेयर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2,000 हेक्टेयर। ठीक है, ये लघु वाला है। ठीक है, लघु सिंचाई। अगला है, हरित क्रांति का उद्देश्य है। तो हरित क्रांति का क्या उद्देश्य है? कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार कर क्रांतिकारी वृद्धि करना, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, जैविक कीटनाशक और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना। ये सारे के सारे
उद्देश्य हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका उत्तर सभी को मालूम होगा, सब इसको पढ़ते आ रहे हैं हमें बहुत टाइम से। उत्तर हो जाएगा विलियम गॉड। अगला है, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। और विलियम गॉड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रकाशक थे और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व वैश्विक स्तर पर नॉर्मन ई बॉरलाग। अगला देखते हैं। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बॉरलॉग हैं। नॉर्मन नॉर्मन बॉरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे। 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ये सारे प्रश्न बहुत कॉमन हैं, तो आई गेस किसी को इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगला है, भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम आईएडीपी प्रारंभ कब किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1960-61 में, 1960-61 में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1960-61 में प्रारंभ किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी अनुशंसा की गई थी और इसे पैकेज कार्यक्रम भी कहा जाता है। गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, प्रश्न है गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, अगला देखते हैं। वास्तविक रूप से हरित क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 66-67, 1966-67 में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1966-67। अगला प्रश्न करते हैं। भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का प्रारंभ किस समय हुआ था? योजना अवकाश के दौरान। ठीक है, योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति प्रथम चरण का प्रारंभिक केंद्र क्या था? प्रारंभिक केंद्र पंजाब और हरियाणा था। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में ही शुरुआत की गई थी। अगला देखते हैं। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक फसल रहा? तो सर्वाधिक फसल गेहूं और चावल। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल की फसलों में सबसे सफल रही। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों, जिसको हाई यील्ड वैरायटीज के बीजों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक सफल रही है। अगला देखते हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में कमी आई? तो सबसे ज्यादा कमी आई थी मोटे अनाज का दलहन। मोटे अनाज का दलहन, इसमें कमी आई थी। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में कमी आई थी। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1966। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। भारतीय कृषि में
अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम साल 1966-67 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के शुरुआत के साथ ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? इसका उत्तर हो जाएगा दलहन। इसमें कमी, बहुत ज्यादा कमी आई थी। अब अभी देखा हमने एक दो सवाल पहले, है ना, मोटे अनाज का दलहन। तो वैसे ही अ, दलहन की फसलों में यहाँ ये जो प्रश्न है थोड़ा सा घुमा दिया है बस। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? इसका उत्तर हो जाएगा हाई इल्ड वैरायटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगला देखते हैं। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ था 1964-65 में। 1964-65 में गहन कृषि कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। गहन कृषि कार्यक्रम की शुरुआत 1964-65 में हुई थी। इसका मकसद था कि उच्च उत्पादन क्षमता वाले इलाकों में वैज्ञानिक और प्रगतिशील कृषि को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अगला देखते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? ये द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस पूरे नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही है ना? 2 अगस्त 2002 और 1 अप्रैल 2003। इसका उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 2000। 8 अप्रैल 2000। द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2000 में। द्वितीय हरित क्रांति का शुभारंभ 8 अप्रैल 2000 को हुआ था। इसके सृजनकर्ता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। द्वितीय हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? द्वितीय हरित क्रांति के समय 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, अगला देखते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका उत्तर अभी देखा हमने व्याख्या में, एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है, द्वितीय हरित क्रांति का नारा क्या था? द्वितीय हरित क्रांति का नारा था चावल उत्पन्न करो। चावल उत्पन्न करो। अगला प्रश्न है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हरित क्रांति कृषोन्नति योजना का प्रारंभ कब किया? इसका क्या यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शंस देख लीजिए। 2004, 5, 6 या 7 में। इसका उत्तर हो जाएगा 2005। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत साल 2005 में की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में अम्ब्रेला योजना के तहत कितने योजनाओं को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 योजनाओं को शामिल किया गया है। ये योजना 5 साल के लिए कृषि क्षेत्र का अम्ब्रेला कार्यक्रम था। इस योजना में 11 योजनाएं और मिशन शामिल थे। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि घनत्व, अंकगणितीय घनत्व, कृषि क्रियात्मक घनत्व या आर्थिक घनत्व? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि योग्य भूमि के प्रति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उत्तर है, शरीर क्रियात्मक घनत्व। इसका उत्तर हो जाएगा शरीर क्रियात्मक घनत्व। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई
क्षेत्र में लोगों की संख्या को शरीर क्रियात्मक घनत्व कहा जाता है? उत्तर है ना? कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को शारीरिक घनत्व या वास्तविक जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जिससे उत्पादक भूमि पर दबाव का पता चलता है। अगला देखते हैं। भारत के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 75%। 75% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? पंतनगर, उत्तराखंड। पंतनगर, उत्तराखंड। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर जिले के पंतनगर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 15, सी 18 या डी 20। वैसे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15, क्योंकि हम इसको भूगोल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 15। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को योजना आयोग ने पहचाना था और यह क्षेत्र तापमान, वर्षा, मिट्टी के प्रकार और फसल की उपयुक्तता के आधार पर तय किया गया है। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि आय को भी बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हरित क्रांति में सन्निहित है। हरित क्रांति में क्या सन्निहित है? इसका उत्तर हो जाएगा समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है, अगला देखते हैं। झूम कृषि से संबंधित है। इसका उत्तर भी सभी को मालूम होगा। स्थानांतरण कृषि। अगला प्रश्न है। मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग में सम्मिलित है। तो मिक्स्ड फार्मिंग है, मिश्रित खेती है ना। इसमें क्या सम्मिलित है? कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। इसका उत्तर हो जाएगा कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है लोबिया में, बोड़ा। लोबिया मेरे ख्याल से बरबट्टी को कहते हैं, है ना। तो हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? लोबिया, या इसी को क्या कहते हैं? बोड़ा। ठीक, अगला देखते हैं। हरी खाद वाली फसलों में सबसे ज्यादा मात्रा में ढैंचे पाई जाती है। हरी खाद के लिए लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार जैसे फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जून जुलाई।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का या धान। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? खरीफ फसल नहीं है पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए, चना और मटर, ये जो है ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। अगला है, रबी की फसल का समय काल है। तो रबी की फसल का समय काल होता है अक्टूबर नवंबर, ठंड के टाइम पे बोई जाती है। निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल तो यहाँ पे चार तीनों के तीनों दिख रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्योंकि सरसों भी ठंड में बोई जाती है, जौ भी और चना भी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल जो है ये मूंगफली नहीं है। ठीक है, मूंगफली बरसात के टाइम पे अ, बोते हैं और ठंड के टाइम पे वो अ, इसकी वो हो जाती है गुड़ाई, मतलब उखाड़ लेते हैं मूंगफली। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का या चावल। इसका क्या उत्तर है? प्रश्न क्या था? भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। भारत का चावल का कटोरा है। भारत का चावल का कटोरा, यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र है। इसका उत्तर चावल का कटोरा, कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र। भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी नहीं है? चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी नदी, यहाँ नदी है, नहीं नहीं है, नदी है ना, नदी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? रोपाई की जाती है धान की, है ना, रोपा लगाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर या क्रॉस है? ट्रिटिकेल, तो ट्रिटिकेल जो है ये गेहूं और राई का वो है, अ, संकर। ठीक है, गेहूं और राई, ट्रिटिकेल याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं, ट्रिटिकेल एक संकर है जो गेहूं यानी कि माता और राई यानी कि पिता के संकरण से उत्पन्न हुआ है। ठीक, अगला देखते हैं, करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं की। गेहूं इसका उत्तर है, गेहूं। करनाल बंट रोग गेहूं से संबंधित है। करनाल बंट टिटलिया इंडिका कवक के कारण होता है जो फूल आने पर दाने को संक्रमित करता है। ठीक, तो करनाल बट रोग जो है वो गेहूं से संबंधित है। करनाल बट टिटलिया इंडिका कवक के कारण होता है जो फूल आने पर दाने को संक्रमित करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का। ठीक है, अगला देखते हैं, मोटे अनाज में जो सम्मिलित नहीं है, मोटे अनाज में जो सम्मिलित नहीं है वो क्या है? चावल, क्योंकि ये सारे तो मोटे अनाज में आते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तिलहन फसल है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तिलहन में से तो ये तीनों में से तो मुझे ये सूर्यमुखी दिख रहा है। बाकी अगला ऑप्शन भी देख देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है लोबिया।
है ना? तो लोबिया तो वैसे भी तिलहन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यमुखी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो तेल की मात्रा किस फसल में होती है सबसे ज्यादा? इसका उत्तर हो जाएगा तिल में। ठीक है। ये सारे तो सारे के सारे तो हालांकि तेल वाले ही फसल हैं, बट सबसे ज्यादा तिल में तेल सबसे ज्यादा होता है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी के अंतर्गत की जाती है? तो नकदी के अंतर्गत की जाती है कपास को भी, जूट को भी, चाय को भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसल यहाँ पे तो मुझे सारे के सारे दिख रहे हैं। कपास और रेशम, जूट और पटसन, रेशम और बांस। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। तो भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण रोपण कृषि है। ठीक है। मतलब ये रोपण कृषि का गन्ने की खेती जो है ये रोपण कृषि का उदाहरण है। भारत में गन्ने की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल गन्ना है। अगला है, भारत का एकमात्र प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन करने वाला सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर है। ठीक है, वहां का क्लाइमेट इस तरह का है कि वहां पे केसर की खेती की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है। केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर क्षेत्र में होती है। ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? ये है इसका उत्तर केरल। ना ये हमने भूगोल में भी किया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है। अगला नहीं है अगला। हाँ, तो जो केरल है ये रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 60 क्वेश्चन हमने किए हैं इस वीडियो में। अगला हम और इसी सीरीज में से अगला एमसीक्यू देखेंगे। तो जो अभी जो न्यू डेटा आई हुई है ना, तो उसके वीडियोस अभी मैं, वो वाली बुक मेरे पास अभी तक पहुंची नहीं है। है ना, आज होली है तो होली के बाद वो बुक मुझे बुक स्टोर में अवेलेबल हो जाएगी। तो ठीक है, तो बाकी जो न्यू डेटा वाली है हम अपडेटेड बुक से ही पढ़ेंगे। इसमें डेटास वगैरह नहीं है इसलिए मैं इसको करा रही हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।